आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिंदी माध्यम में, जिसका नाम है प्रतिरक्षा। तो क्या होती है प्रतिरक्षा? दो प्रकार की होती है प्रतिरक्षा, एक सहज प्रतिरक्षा और दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा जिसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये जितने भी शरीर में आपके श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वो सब क्या बनाती हैं? प्रतिरक्षा ही बनाती हैं। पूरा प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, पूरे में शरीर में ये रहती है भाई। ऐसे नहीं रहता जैसे उदाहरण के तौर पर किडनी जैसे रहती है, तो एक प्रतिरक्षा का ही ऐसा नहीं होगा कि वही प्रतिरक्षा रहती है। यहाँ पर पूरे शरीर में ही प्रतिरक्षा है, पूरे शरीर में क्या है? प्रतिरक्षा है। अब दो प्रकार की होती है, एक सहज प्रतिरक्षा और जो हमें बचपन से ही मिलती है, जन्म से ही मिलती है, उसे अपन सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। और जो हम बाद में एक्वायर करते हैं, उपार्जित करते हैं, उसे अपन उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे कि बचपन से ही आपको त्वचा मिली हुई है, बचपन से ही आपके शरीर में HCl है, ठीक है, एसिड है आपके आमाशय के अंदर, वो बचपन से आपको मिला है, आपको भरवाना नहीं पड़ता 2-2 लीटर करके, बचपन से ही मौजूद रहता है। आपके मुंह में लार ये अपने आप ही आती है बचपन से ही। आंखों में आंसू अपने आप ही भरते हैं, आपको लाने नहीं पड़ते, भरवाने नहीं पड़ते, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ आप जो है बाहर से उपार्जित प्रतिरक्षा जो है, बाहर से अगर आप जो है जो प्रतिरक्षा आप बाहर से लेते हैं उसे अपन उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। माता से भी दूध के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज ली जाती हैं, उनको अपन उपार्जित प्रतिरक्षा कहेंगे। जो माता का दूध होता है उसमें भी प्रतिरक्षी मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं? प्रतिरक्षी। तो वो जो प्रतिरक्षी हैं अगर आप बाहर से ले रहे हो तो ये आप उपार्जित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उपार्जित कर रहे हो। अब बात करते हैं सबसे पहले सहज प्रतिरक्षा में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है शारीरिक रोध यानी फिजिकल। अगर आप बाहर से देखोगे तो त्वचा जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिरक्षा अंग है, क्योंकि अगर त्वचा नहीं होगी तो कोई भी जीवाणु अंदर से आ जाएगा और बीमारी फैला देगा। ये त्वचा ही है जो जीवाणुओं को अंदर नहीं आने देती। अगर त्वचा में छेद हो गया, चोट लग गई, तो उस जगह पर कौन घुस जाएगी? उस जगह पर कौन अंदर घुस जाएगा? जीवाणु अंदर घुस जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी है कोशिकीय रोध यानी फिजियोलॉजिकल, तीसरी है सेलुलर और चौथी है साइटोकाइन। तो चार आपको देखने को मिलेंगी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। तो उदाहरण के तौर पे तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, दूसरा आपके शरीर में श्लेष्मा रहता है। या आप देखो नाक में श्लेष्मा रहती है, चिपचिपा पदार्थ रहता है। आप क्या धूल मिट्टी के कण आपके नाक में जाते हैं हवा के साथ साथ, लेकिन वो धूल मिट्टी को कण को कौन चिपका लेता है? ये श्लेष्मा चिपका लेता है, और साथ साथ जीवाणु को भी चिपका लेता है। तो कुछ लोग जो नाक निकाल के फेंक देते हैं वो क्या होता है? श्लेष्मा। और उसके बाद श्लेष्मा यानी म्यूकस और धूल के कण, और साथ ही साथ उसमें हो सकता है जीवाणु वगैरह भी चिपक गया हो। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। दूध काहे की रोध यानी फिजियोलॉजिकल। आपके आमाशय में HCl है, आपके मुंह में लार है। HCl जो होता है, आप जो भी शरीर में कुछ भी गंदा खाओ, आप रियलिटी बता रहा हूं, आप बहुत ही ज्यादा गंदा खाते हैं, बहुत ज्यादा। चाहे आप घर में भी आप देखोगे तो घर में भी वैसे तो बहुत कम, लेकिन फिर भी घर कई बार आप जो है कुछ लोग जो है 30 सेकंड रूल अपनाते हैं। जमीन पर गिर गया, 30 सेकंड से पहले उठा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कैसे भी करके आप मक्खियां घूमती रह रही हैं, बाहर का आप इतना सारा उल्टा सीधा खा रहे हैं, फिर भी आप एकदम बीमार नहीं पड़ रहे। तो आपको कौन HCl, आपके शरीर में HCl प्रेजेंट है, वो जीवाणुओं को भस्म कर देता है। क्या कर देता है? जीवाणुओं को भस्म कर देता है। मुंह में लार मौजूद है आपके, वो जो मुंह में लार होती है उसमें भी जो जीवाणु उससे मर जाते हैं। पर ये मुंह में लार जो होती है उसमें एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम क्या करती है? जीवाणुओं को मार देती है। अब ये लाइसोजाइम हमारी में कम मिलती है और बच्चों में ज्यादा मिलती है वो। तो इसलिए बच्चे कभी ब्रश भी नहीं करे तो बदबू नहीं आएगी। क्यों?
और आप ब्रश नहीं करेंगे तो बदबू आएगी। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों में ज्यादा लाइसोजाइम मौजूद है। क्या मौजूद है? ज्यादा लाइसोजाइम मौजूद है, और वो जीवाणुओं को मारने के लिए मार लेती है। आंखों में आंसू अगर आप देखोगे तो आंसू जो होती है उसमें भी जीवाणुओं को मारने के लिए एंजाइम रहती है। आपके जो आंखों जो है आंसू आते रहते हैं, आप रोज पूरा दिन रोते रहते हैं, लेकिन आप पूरा दिन रो रहे हैं, आपके पूरे दिन भर आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं पड़ पा रहे, क्योंकि बहुत कम मात्रा में निकल रहे हैं। आई बात समझ में? तो आप पूरा दिन ही क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। दो सुनो, अब कोशिकीय रोध यानी सेलुलर रोध, उसमें क्या आता है? न्यूट्रोफिल, एक केंद्र काणु मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स। तो कहने का मतलब ये है, आप देखोगे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सब तो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, और मोनोसाइट यानी एक केंद्र काणु या मैक्रोफेज, दोनों एक ही चीज है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही जीवाणु को खा जाते हैं। क्या कर देते हैं? जीवाणु को खा जाते हैं, निकल जाते हैं, नष्ट कर देते हैं दोनों ही। लेकिन ये मोनोसाइट, दोनों एक ही है, लेकिन ये जो मोनोसाइट है या एक केंद्र काणु है, ये आपके ये आपके जो रक्त होगा, रक्त में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर यही रक्त से बाहर निकल के किसी ऊतक में पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए? किसी ऊतक में पहुंच जाए, और ऊतक में कोई जीवाणु मौजूद है उसको मारने लग जाए, तो वो क्या कहलाने लग जाएंगे? मैक्रोफेजेस। क्या कहलाने लग जाएंगे? तो मैक्रोफेज मोनोसाइट ही है। बस मोनोसाइट कहाँ मौजूद होता है? रक्त में। रक्त से बाहर निकल के कहाँ पहुंच जाए? यही किसी ऊतक में मोनोसाइट पहुंच जाए, तो वो क्या कहलाने लगेंगे? मैक्रोफेजेस। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। तीसरा लिम्फोसाइट्स वगैरह, ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। फिर आता है साइटोकाइन। साइटोकाइन का मतलब होता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो होता है, ये एक कोशिका, मान के चलो एक कोशिका में वायरस आ चुका है। क्या आ चुका है? अब वायरस आ चुका है, निपट चुकी है, तो वो दूसरी कोशिका को बचाने के लिए, सतर्क करने के लिए क्या निकालेगी? इंटरफेरॉन निकालेगी। उदाहरण के तौर पर आपके घर में चोरी हो रही है, अगर मान के चलिए, तो आप मैसेज कर दोगे पड़ोसी को कि अपने दरवाजे बंद कर ले, नहीं तो तेरे घर में भी क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी। तो ये जो आपने मैसेज किया, वैसा ही इंटरफेरॉन करते हैं। पर कि भाई अगर आपको दुख हो गया है, आपको परेशानी हो गई, आपको वायरस घुस चुका है, तो आप पड़ोसी को रोक लोगे कि भैया आप खिड़की दरवाजे बंद करके रखो, नहीं तो आपको भी क्या हो जाएगा? सतर्क रहो, नहीं तो पड़ोसी को बचा लिया जाता है इस तरीके से। लेकिन आप लोग कलयुग की दुनिया में मौजूद हुए हैं, इसलिए आप लोग क्या कहेंगे? अगर आपके पास कोई चोर आता है तो आप कहेंगे हमारे पास कुछ ना डरो, जो डरो भगवान में डरो, तो आप वहां चले जाओ। आप लोग ऐसे हैं, लेकिन आपके जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो ऐसी नहीं है। अगर एक को दिक्कत आती है तो वो दूसरे वाली को रोक लेती है, मैं तो निपट गई लेकिन तू बच जा। उसके लिए क्या वो निकालेगी? इंटरफेरॉन निकालेगी, ताकि पड़ोसी कोशिका जो है सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, और वो बच जाए। आई बात समझ में? तो ये आपका होता है। अब हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। यहां पर अगर मैं बात करूं उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, क्या होता है? दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव सक्रिय और दूसरी पैसिव निष्क्रिय। सक्रिय में भी दो प्रकार आएगा, नेचुरल आर्टिफिशियल। निष्क्रिय में भी दो प्रकार का आएगा, नेचुरल आर्टिफिशियल। देखो भाई, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? मान के चलो आपके शरीर के अंदर अपने आप जीवाणु आ गया और उसके खिलाफ आपने प्रतिरक्षी बना ली। क्या बना ली? भले थोड़ा टाइम लिया, लेकिन आपने प्रतिरक्षी बना ली, तो उसको कहेंगे सक्रिय। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या कहेंगे उसे? सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इसमें आपका जो प्रतिरक्षी तंत्र था
इम्यून सिस्टम था वो एक्टिव था। क्या था? एक्टिव था, सक्रिय था। उसने खुद ने बनाया है, उसने खुद ने प्रतिरक्षी बनाई है, एंटीबॉडी बनाई है। दूसरा होता है निष्क्रिय। इसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है या कहोगे प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो कैसा रहता है? निष्क्रिय रहता है। कैसा रहता है? निष्क्रिय रहता है। आप बाहर से लेते हो, आप प्रतिरक्षी कहां से लेते हो? बाहर से ले रहे हो, तो उसको कहला जाएगा निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या कहेंगे? निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। जिसमें आपका सक्रिय रहे उसको अपन क्या कहेंगे? सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या? इम्यून सिस्टम सक्रिय रहे और खुद बनाए प्रतिरक्षी, खुद बनाए श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो वो कहलाया जाएगा सक्रिय। जिसमें निष्क्रिय तुम्हारा अंदर का, तुम बाहर से ले रहे हो दवाई, बाहर से तुम जो है ले रहे हो, तो वो कहलाया जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। अब प्राकृतिक संक्रमण हो गया। ऐसे आपको क्या हो गया? आपको प्राकृतिक संक्रमण हो गया। प्राकृतिक जो रूप से आपके अंदर, शरीर के अंदर जीवाणु आ गए, और जीवाणुओं ने क्या किया? आपके शरीर में क्या आ गए? जीवाणु आ गए, और जीवाणुओं ने क्या कर दिया? आपको जीवाणु अंदर चले गए और आपको जुकाम खांसी ये सब हो रहा है। तो आपकी, लेकिन आप दवाई नहीं ले रहे, आपका जो है, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, या कहो तंत्रिका नहीं, आप कहोगे जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, वो खुद उसके खिलाफ क्या बना रहा है? प्रतिरक्षी बना रहा है। थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, हो सकता है आपको वो बुखार जुकाम आ जाए, सारी चीज आ जाए, आपको हो सकता है वो बीमारी भी हो जाए, लेकिन अपने आप वो ठीक हो जाएगी। अपने आप क्या हो जाएगी? ठीक। और तुम देखोगे, तुम कई बार दवाइयां नहीं लेते, लेकिन तुम अपने आप ही ठीक हो जाते हो। तो वो कौन कौन सक्रिय है? तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय रहता है। और कई बार तुम बाहर से पोलियो 2 बूंद जिंदगी की ले लेते हो। ठीक है, हाँ भाई। तो 2 बूंद जिंदगी के ले लेते हो। तो अगर कई बार आप जो है, आपने 2 बूंद जिंदगी की ली हो सकता है अमिताभ बच्चन को देख करके आपने 2 और ले ली हो, 4 बूंद ले ली हो। आई बात समझ में? तो हाँ, मम्मी इतनी प्रभावित हो गई अमिताभ बच्चन से, दोस्त की जगह 4 बूंद पिलवा दी, है ना? तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो बात ये टेटनस और पोलियो, टेटनस और पोलियो, इसकी आपने क्या ली हुई है? टीकाकरण करवाया हुआ है। अब टीकाकरण से होता क्या है कि आपको जबरदस्ती आपके अंदर पोलियो जैसे हुआ है, तो पोलियो में क्या किया था? पोलियो एक विषाणु वाली बीमारी है, तो हम विषाणु को पकड़ते, उसको काट पीट के, निपटा के, खत्म करके उसको डाल देते हैं, और वही 2 बूंद पिला दी जाती है तुम्हें। तो अब क्या होगा? जो विषाणु है वो तो अंदर पोलियो नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ, आपको कोई बीमारी भी नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए बॉडी गरम गरम हो जाएगी। कोरोना के लिए भी आपने ली थी वैक्सीन, पर उससे क्या होगा? आपके अंदर, शरीर के अंदर प्रतिरक्षा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और अगर वाकई में कोई सच में कोई आता है, वाकई कोई सच में आ जाता है, तो आप क्या कर लोगे? आप आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र होगा वो प्रतिरक्षी बना लेगा और वो लड़ लेगा। उदाहरण के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि आप जो है कोई बॉक्सिंग मैच खेलने जा रहे हो, तो एक बॉक्सिंग वो रहता है, देखा है? उस पर आप क्या करते हो? बॉक्सिंग पंच करते रहते हो, और जब वाकई, तो आप सीख जाते हो कैसे करना है, फिर उसके बाद वाकई कोई सचमुच का इंसान आ जाता है, तो आप वही कॉपी कर लेते हो। क्या कर लेते हो? वही कॉपी कर लेते हो। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय में क्या होता है? मान के चलो, माता अपने दूध के द्वारा प्रतिरक्षी फ्री में दे देती है बच्चे को। हाँ, ठीक है। तो अगर वो दे रही है माता अपने बच्चे को फ्री, मतलब प्रतिरक्षा दे रही है दूध के माध्यम से, और वो प्रतिरक्षी जो होगी वो कोई भी जीवाणु आएगा तो उसको मार देंगी, तो वो कहलाया जाता है क्या इसमें बच्चे का प्रतिरक्षा तंत्र ने सक्रिय काम किया? नहीं, तो उसे कहेंगे अपन निष्क्रिय
उपार्जित प्रतिरक्षा नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। मान के चलो आपके शरीर में एंटीजन चला गया और उसके खिलाफ तुम्हें एंटीबॉडी बनानी है, प्रतिरक्षी बनानी है। क्या बनानी है? अब ऑलरेडी एंटीजन जा चुका है, तो तुम क्या और सांप का जहर और डालोगे उसमें, कि अब तुम प्रतिरक्षा डालोगे? प्रतिरक्षा डालोगे डायरेक्ट, उसे कहते हैं एंटी वेनम। क्या कहते हैं? जहर का उल्टा, जहर काटने वाला। जहर हो गया एंटीजन और एंटीबॉडी कौन हो गई? दवा। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है। आई बात समझ में? तो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या होता है? और कोशिका माह्यत प्रतिरक्षा, तो दो प्रकार की होती है भाई। एक होती है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, मतलब जो तरल में कौन होता है? तरल यानी रक्त में जो प्रतिरक्षी मौजूद होती हैं, रक्त में जो प्रतिरक्षी मौजूद होती हैं उसे अपन तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। या फिर तरल के लिए वर्ड एक और यूज होता है ह्यूमरल। क्या कहते हैं भाई? ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। और दूसरा होता है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। अब यहां पर इसमें दो प्रकार की होती हैं, बी लसीकाणु और टी लसीकाणु। दो प्रकार के लसीकाणु होते हैं। एक लसीकाणु दो प्रकार के होते हैं, एक बी लसीकाणु और दूसरा टी लसीकाणु। बी लसीकाणु प्रतिरक्षी बनाता है, ये होती है प्रतिरक्षी। कौन बनाता है? बी। और बनाने में मदद कौन करता है? टी। टी मदद करती है। बोलो बनाता कौन है? बी। और मदद कौन करती है? टी। बनाता बी है, मदद करती है टी। क्या बनाने में? प्रतिरक्षी। और ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है, रक्त में तरल में बहती है ये, तो इसलिए इसको तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है। और कुछ ऐसी भी लसीकाणु होती है जो, कुछ ऐसी भी प्रतिरक्षा होती है जो कोशिका के माध्यम से होती है, जैसे कि टी लसीकाणु। उसमें क्या होता है कि जो टी लसीकाणु होते हैं उसमें टी किलर होती है, वो डायरेक्ट क्या कर देती है? खा जाती है। क्या कर देती है? जब एक कोशिका दूसरे कोशिका को खा जाए, एक कोशिका हमारे शरीर की एक कोशिका दूसरे जीवाणु की कोशिका को खा जाए, उसको अपन कहते हैं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। तो दो अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, इसको मैं बताता हूं एक डायग्राम के माध्यम से। तो मान के चलो ये एक श्वेत रक्त कणिका है या कोशिका है, उसने पहले बनाई एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाई, और ये प्रतिरक्षा क्या कर रही है? निपटा रही है। किसको निपटा रही है? जीवाणु को निपटा रही है। और दूसरा केस ये है कि एक जो आपकी क्या है, ये एक जो आपकी क्या मौजूद है, ये श्वेत रक्त कोशिका मौजूद है। ये क्या कर रही है? डायरेक्टली किसी जीवाणु को निपटा दे रही है, खा जा रही है। डायरेक्टली क्या कर दे रही है? खा जा रही है। तो इसको कहेंगे कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। और यहाँ पर ये क्या है? प्रतिरक्षी मध्यस्थ। समझ रहे हो बात को? इसमें प्रतिरक्षी बनेगी जबकि इसमें प्रतिरक्षा नहीं बन रही। उदाहरण के तौर पे मैं आपको और समझा देता हूं कि एक इंसान है, ठीक है, उस इंसान ने क्या किया? काला जैकेट पहना हुआ है और देखो ये अब सुनो, देखो भाई अब सुनो। अब क्या हुआ? उसने क्या किया? उदाहरण के तौर पर उसने पिस्तौल ली और पिस्तौल चला दी। आई बात समझ में? तो वो कहलाया जाएगा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। ओ पिस्तौल चलाई है और पिस्तौल से किसको उड़ा दिया? सामने वाले को उड़ा दिया, बगल वाले को उड़ा दिया, जिसको भी उड़ाना था उड़ा दिया, तो वो कहलाई जाएगी तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। और अगर मान के चलो कुछ भी प्रतिरक्षी का सहारा नहीं लिया, डायरेक्ट क्या किया उस इंसान ने? दूसरे को पकड़ा और डायरेक्ट काट कूट के निपटा के खा गया। ठीक है, डायरेक्ट निपटा के खा गया, सीधा मुंह में खा लिया पूरा का पूरा। तो इसको क्या कहेंगे अपन? कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। जब एक कोशिका ने दूसरी कोशिका को निपटा दिया तो उसको क्या कहेंगे? कोशिका मध्यस्थ। और एक कोशिका खुद नहीं निपटा रही, वो क्या बना रही है? पहले पिस्तौल गोली चला रही है, गोली से मार रही है।
हाँ, तो अखियों से गोली चला रही है, तो फिर क्या होगा ये? तो बात समझ जाना, क्या है ये? तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। आई बात समझ में? तो इसमें बीच में प्रतिरक्षी बनती है। अब सुनो, तो अब प्रतिरक्षी कैसी होती है? प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी भी कहते हैं। वो इस प्रकार की दिखती है, आप देखो इसमें आपकी जो बड़ा वाला दिख रही है, ये देख लो, सुनो इधर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, जरा इधर देखो। पहला कि यहाँ पर जो ये वाली जो दिख रही है, बड़ी दिख रही है, ये इसे कहेंगे दीर्घ श्रृंखला, हैवी चेन। क्या कहेंगे? हैवी चेन। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। ये प्रोटीन की हैवी चेन या दीर्घ श्रृंखला होगी, जबकि ये छोटी छोटी क्या होंगी? लाइट। क्या होंगी? ये लाइट श्रृंखला होंगी। और यहाँ पर है प्रतिजन बंधक स्थल, यहाँ पर प्रतिजन को पकड़ लिया जाता है। ये एंटीबॉडी है, एंटीजन को पकड़ लेती है। ये प्रतिरक्षी है, प्रतिजन को पकड़ लेती है। तो किससे पकड़ती है? हाथों से। तो ये हाथों से पकड़ लिया, ये आई बात समझ में? तो ये यहां से पकड़ लेती है। दूसरा, ये देखो भाई, दीर्घ और दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। क्या है? और यहां देखो, दीर्घ और लघु के बीच में भी क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और लघु लघु के बीच में भी क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और दीर्घ दीर्घ के बीच में भी क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो हर तरफ क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, बीच में 2 सल्फर है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है भाई? तो ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी जो होती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। इसमें इसके लिए ट्रिक याद रखना, गम दे, जिंदगी ने जिंदगी में गम दिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई? क्या सुना नहीं है तुमने? जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, इतने मौसम भी दिए, शबनम दिए। चलो यार देखो भाई, तो अब बात करते हैं गम दे। यार देखो भाई, गम दे। तो यहां पर अगर अपन देखें, सबसे ज्यादा 5 प्रकार की प्रतिरक्षी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी होती है? जी। उसके बाद ए, फिर उसके बाद एम, फिर सबसे डी। सबसे कम मात्रा में कौन सी निकलती है? ई। ई प्रतिरक्षी सबसे कम मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो ई प्रतिरक्षी है तभी आएगी जब आपके शरीर में एलर्जी होगी, तभी बनेगी ज्यादा मात्रा में। अगर समझ जाना, अगर प्रतिरक्षी ई ज्यादा मात्रा में मिल रही है, नहीं समझ लो आपको क्या है? एलर्जी है। सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षी बनेगी? जी। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। अब कौन सी ऐसी प्रतिरक्षी है, सुनो भाई, ये आपको लिखना है, कौन सी ऐसी प्रतिरक्षी है जो जो आपके दूध में मिल रही है, वो है ए। दूध का नाम होता है कोलेस्ट्रम। माता के दूध में मिलेगी, क्या नाम होगा? IgA। ए सी याद रखना, ए सी। ए यानी एंटीबॉडी, जी प्रतिरक्षी ए, और माता के दूध में मिलेगी उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। ए सी, ऑल क्लियर? ए यानी प्रतिरक्षी ए, और सी यानी कोलेस्ट्रम में मिलेगी। और याद रखना पीजी, क्या याद रखोगे? पीजी। पीजी, पी का मतलब क्या होता है? प्लेजेंटा। पी का मतलब क्या होता है? प्लेजेंटा। प्लेजेंटा के माध्यम से, प्लेजेंटा जो एक पतला सा ट्यूब होता है जो माता और बच्चे के बीच में मौजूद रहता है। पीजी याद रखना भाई, पी और जी। तो पीजी जो होगी प्लेजेंटा, सुनो भाई, प्लेजेंटा में से कौन सी निकल जाएगी? जी। इतनी छोटी होती है कि वो प्लेजेंटा से निकल जाएगी, कहां पहुंच जाएगी? माता से बच्चे के पास पहुंच जाएगी। कौन? प्रतिरक्षी, जी। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। डी प्रतिरक्षी का नाम अभी तक समझ में नहीं आया है कि डी क्या कार्य करती है। प्रतिरक्षी ई एलर्जी के टाइम पर मौजूद होती है। प्रतिरक्षी एम, इसके 5 हाथ होते हैं, ये है प्रतिरक्षी एम, और ये सबसे पहले पकड़ती है, ये पकड़ लेती है प्रतिजन को अपने 5 हाथों से।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये 5 इसके क्या रहते हैं, ये प्रतिजन बंधक स्थल क्या रहते हैं, इसके 5 प्रतिजन बंधक स्थल मौजूद रहेंगे। 5 भी नहीं 10 रहेंगे, क्योंकि ऐसी 5 रहती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बन के रहती है, तो टोटल 10 प्रतिजन बंधन स्थल हो जाएंगे। तो जी के बाद जी सबसे पहले बनेगी, और जी जो होगी पहचानेगी कि ये कौन सा जीवाणु है, और उसको किसको सौंप देगी, एम को। किसको सौंप देगी, एम के बहुत हाथ हैं, वो पकड़ लेगा। बहुत ज्यादा एम के पास क्या है, बहुत ज्यादा प्रतिजन बंधक स्थल है, वो क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। ये सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। और डी का फंक्शन अभी तक मालूम नहीं है, आप लोगों को खोज करनी है इस पर। आपका यही नीट के बाद यही मकसद है आपका, ये ठीक है।